नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के नक्सलियों के जल्द सफाई का दावा किया है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चाईबासा के कोल्हान जंगल में हुए आईईडी धमाके में एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया है, पर झारखंड पुलिस के हौसले पस्त नहीं पड़े हैं, बल्कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे जवान और सीआरपीएफ के जवान वहां पर नक्सलियों के सफाई के अंतिम चरण पर हैं। ठीक है। और जो एक वर्षों से चली आ रही वहां पर नक्सलियों का जो एक गढ़ था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। जवान शहीद होते हैं, दुख की तो बात है ही, लेकिन इन जवानों पर हमें गर्व भी है कि इनके वजह से हम सुरक्षित हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के बेटे गौरांग के विवाह समारोह में शामिल होने नागपुर पहुंचे। उन्होंने नागपुर पांडे को सुखद और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के अलावा कई गणमान्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 5 राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि चुनाव में हो रहा खेल का मैदान दोनों बरकरार है। जिसने जितनी मेहनत की है, परिणाम भी उसी के हिसाब से आएगा। तमाम सरकारों की उपलब्धियां, कार्यशैली और दूसरे तरफ अलग अलग तरीके से मतदाताओं को रुझाने का प्रयास। देश के प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार में थे और मतलब राजनीतिक प्रचार प्रसार का भी जो तरीका रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में इस तरीके का प्रचार प्रसार शायद पहली बार लोग देख रहे होंगे। हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह पर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। यह आरोप लगाया गया है हॉकी तेलंगाना के अध्यक्ष सरल तलवार ने भोलानाथ सिंह और हॉकी इंडिया के ईडी आरके श्रीवास्तव पर गिवांश कमेटी की रिपोर्ट मैनेज करने के बदले में घूस मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने रांची के लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 के संवाददाता संजय सिन्हा ने उनसे बातचीत की है। इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं और यह आरोप लगाया है हॉकी तेलंगाना के अध्यक्ष सरल तलवार ने। अब पर आरोप लगा दिया गया है कि 25 लाख के भया दोहन का आरोप लगाया। पर क्या कर सकते हैं, लगाने वाला लगाया है, क्या सोच के लगाया है, क्या ये है, कब उससे मांगे हैं, कहाँ मांगे हैं, किस लिए ये किए हैं, हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो आरोप का कोई आधार तो दिया होगा। हाँ, आधार दिए हैं कि मेरे ऑफिस में यहाँ एजीएम में आए थे, मेरे ऑफिस में यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठ कर हमसे बात कर रहे थे, यहीं पर हम उनसे का तो मांगे हैं। तो हमको तो याद नहीं है, ना हम ऐसी उनसे कोई बात भी किए हैं। वो मिलने आए थे हमसे, यहाँ एजीएम था, सभी स्टेट के लोग आए थे, सभी स्टेट के लोग हमसे मिलने आए थे, वो भी मिलने आए थे। और ऑफिस कोई मेरा बंद कमरा तो नहीं है, पूरा खुला है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बच्चों को तो ग्रुप में मैं देखा तो उसको पढ़ा कि क्या है। मेन है कि उनका तेलंगाना में हॉकी का इलेक्शन ड्यू है बहुत दिनों से, वो करा नहीं रहे थे, बहुत शिकायतें आ रही थी वहाँ से। इसी के लिए जो मेरा एक गिरवांश कमेटी है, उन लोग मीटिंग किया वहाँ, चुनाव कराने के लिए उनका
एक कमेटी बनाया कि भाई ये कमेटी आपके यहाँ जाकर चुनाव कराएगा। आपने इसको लेकर के रांची में थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। कोई हम पे झूठा इल्जाम लगाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? अब इसकी तो जांच पुलिस ही करेगी ना। तो भोलानाथ सिंह का साफ करना है कि हॉकी की उन्होंने 25 साल तक सेवा की है और सेवा के बदले अब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने रांची के लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और इससे पूरी जांच की मांग की। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बार फिर रुकावट आई है। इसके चलते फिलहाल बोरिंग का काम बंद है, पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फिर से ऑगर मशीन काम करने लगेगी और टनल में बोरिंग शुरू हो जाएगी। पिछले 24 घंटे में करीब 1.8 मीटर टनल पर काम हुआ और अब तक 46 मीटर से ज्यादा एस्केप टनल बनाई जा चुकी है, जबकि करीब 10 मीटर के आसपास और पाइप डाला जाना बाकी है। एनडीआरएफ की टीम और एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं और आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी है। इस टनल में फंसे 41 मजदूरों में से 20 मजदूर झारखंड और बिहार के हैं। ऐसे में मजदूर के परिजन उनकी सलामती के लिए ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 में से 2 मजदूर गिरडीह के रहने वाले हैं। इन सभी को सकुशल बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन रेस्क्यू लगातार तेज हो गया है। ऐसे में गिरडीह में रहने वाले इन मजदूरों के परिजनों में आशा की नई उम्मीद जगी है। उनसे बात की है न्यूज़ 18 के संवाददाता एजाज अहमद ने। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में हादसा होने के बाद 41 मजदूर पिछले 12 दिनों से फंसे हुए हैं। इन 41 मजदूर में से 2 गिरिडीह जिले के बिरनी के रहने वाले हैं और आज हम उन्हीं मजदूर के घर में हैं। देखिए, सभी का हम धन्यवाद देते हैं, जितना भी वहाँ विभाग लगे हुए हैं, सुने न, सभी को आशीर्वाद देते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग लिखवा दीजिए। और जितना भी 41 आदमी फंसे हुए हैं, सभी के खुशल पूर्वक अपना घर पहुँचाए। यही बोलते हैं कि जब सुनते हैं तो खुशी लगता है कि सब लोग निकल रहा है, नहीं निकल रहा उस समय लगता है थोड़ा मजबूर। ऐसे यही बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, शंकर जी से, बजरंगबली से, सब लोग से, बड़ा छोटा से, कि सब लोग मजदूरा है सो निकल जाए अच्छा से। क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा, और जब निकलने की बात होती है तो ये दुखित परिवार के अंदर से खुशी आता है कि मेरा परिवार, मेरा बेटा निकलने वाला है, आज निकलेगा, कल निकलेगा, और ये लगातार 12 दिन। और अब सुखद खबर आ रही है कि कुछ ही पलों में इन तमाम लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा, जिसे लेकर के जो यहाँ परिजन है, पीड़ित परिजन हैं, जो पिछले 11 दिनों से दुखी हैं, अब वो कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं और राहत की सांस ले रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गढ़वा के बागी झरिया में लापता युवती का शव मिला। दुष्कर्म कर युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये युवती देर रात अचानक घर से गायब हो गई थी। परिजन दिन भर उसकी खोजबीन करते रहे, तभी अगले शाम 5 बजे झाड़ियों के बीच लापता युवती का शव मिला। डंडई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा अस्पताल में भेज दिया है। गढ़वा पुलिस ने मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। शव बरामद हुआ है और उसकी, जैसा कि प्रतीत हो रहा था, गला दबा करके हत्या की गई है और प्राइमा फेसी हम लोगों ने कांड दर्ज कर लिया है। कांड दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं और सब तरह से अनुसंधान में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन प्लस जो लड़की किससे मिलती जुलती थी, इन सब बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द ही इस पर गिरफ्तारी होगी। हजारीबाग के मंडई मोहल्ले में नशे के कारोबार का विरोध करने पर बबन कुमार नामक युवक पर गोली चला दी गई। उसे आरोग्य में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। बबन ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का विरोध किया था। इसी बीच नशे के कारोबारी तनवीर ने उस पर गोली चला दी। हजारीबाग पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। हम गए वहाँ पर छुड़ाने के लिए। हम बोले कि सुनो क्या बात है, क्या मैटर है, बता दो हमको। वो कुछ भी नहीं सुना, बोलता मेरे में मस्त तो गोली चला देंगे। इतना बोलते ही गोली चला दिया। नाम उसका तन्नू है, कल्लू चौक में घर है उसका। तुम्हारे घर कहाँ है? मंडई कला। मंडई में जाके गोली चला दिया। तो तुम्हारे भाई के साथ लड़ाई कर रहा था वो? हाँ, ब्राउन शुगर का बेचने वाला डीलर है, ब्राउन शुगर बेचता है।
जिस युवक को गोली लगी उसे आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। घटनास्थल पर पुलिस के द्वारा निरीक्षण किया गया है। वहां 7.65 mm का गोली का खोखा मिला है। अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जांच में लगी हुई है और लगातार छापामारी कर रही है। क्रिमिनल इतिहास रहा है ये लोग का? जी हाँ, जिस युवक को गोली लगी है उसका क्रिमिनल इतिहास रहा है। वो पहले भी जेल जा चुका है। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सुंदर पहाड़ी में मलेरिया से 5 बच्चों की मौत की खबर सामने आने के बाद गोड्डा से 15 मेडिकल टीम को प्रभावित गांवों में भेजा गया। ये टीम सुंदर पहाड़ी के 16 गांव में मास सर्वे कर रही थी। घर घर जाकर दवा बांटी जा रही है। साथ ही मलेरिया की रोकथाम के लिए स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। पाकुड़ में 24 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। डीसी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि इसके लिए बाजार समिति प्रांगण में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है 24 और 25 नवंबर को जो संभावित है वो फाइनल हो चुका है और उनका शेड्यूल भी हमारे पास आ चुका है। आप लोग जान रहे हैं कि 24 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर तक ये जो राज्य सरकार का जो तीसरा वर्ष है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, जो पिछले 2 वर्ष काफी सफल हुए हैं, उसी का आधार पर तीसरा वर्ष भी है। इस बार अभियान के तहत है सभी पंचायतों में, पाकुड़ जिले में 128 पंचायत है, सभी पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उसके लिए अलग अलग स्टॉल लगे रहेंगे। इसमें ऐसे लोग आएंगे, अपने आवेदन देंगे और जहां तक हो सके सभी आवेदन जिनका त्वरित निष्पादन किया जा सके ऑन देवघर एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि आईएलएस के बगैर लो विजिबिलिटी में भी फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जा रहा है। दिल्ली से देवघर आए बीजेपी सांसद निशाकांत दुबे ने बताया कि आईएलएस के बगैर बड़े विमान 3200 मीटर और छोटे विमान 2800 मीटर पर उड़ान भर सकते हैं या उनकी लैंडिंग हो सकती है। वहीं कोर्ट के आदेश पर जब 7 घर तोड़े जाएंगे तो नाइट लैंडिंग की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। यानी वो दिन दूर नहीं जब देवघर एयरपोर्ट से दिन और रात में भी उड़ान संभव हो पाएगा। कमर्शियल फ्लाइट को बिना इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के आईएलएस के डीबीओआर सिस्टम में डीजीसीए ने परमिशन दिया है। बड़े प्लेन 3200 में लैंड करेंगे, छोटे प्लेन 2800 में लैंड करेंगे और आज उसका उदाहरण जो है मुझे खुद ही मिला कि मैं 3500 में लैंड किया। यदि 5000 का विजिबिलिटी होता तो शायद ये प्लेन आज लैंड नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। दूसरा, हाईकोर्ट में मामला लंबित है अभी। यदि हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया और वो 7 मकान टूट गए तो ये प्लेन फिर से 1800 से लेके 2000 में लैंड करने लगेगा। और जो रात्रिकालीन सेवा है रात में लैंड करने का, वो आईएलएस मुझे लगता है कि जनवरी-फरवरी तक में शिवरात्रि के आसपास हम उसको भी चालू कर देंगे तो रात में दिन और रात यहाँ प्लेन चालू हो जाएगा। गोड्डा में कल पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे करेंगे। साथ ही गोड्डा में डाकघर के नए भवन का भी उद्घाटन कल ही शुभारंभ होगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि जल्द ही देवघर के सारवा और देवघर में भी डाकघर का नया भवन बनेगा। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी कई ग्रामीण सड़कों का भी शिलान्यास करेंगे। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग के लिए और चौथा सारमा में हमारे पास ज़मीन है तो सारमा में भी एक नया पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी यहाँ से उतर के सीधा मैं करों ही जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि सौगातों की बौछार है और ये एक मॉडल लोकसभा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ये मॉडल लोकसभा है और आगे अब आने वाले 4-5 सालों के बाद गोड्डा से ज़्यादा विकसित लोकसभा बहुत कम होंगे इस देश में। धनबाद से बड़ी खबर। धनबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अगर भूकंप के केंद्र की बात करें तो ये सिंदरी रहा है और रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 बताई जा रही है। शाम 3:45 बजे आया था भूकंप। भूकंप से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है।
आपको बता दें, धनबाद से बड़ी खबर। यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 3.6 बताई जा रही है। करीब शाम को 3:45 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धनबाद के मधुबन कोलवासरी में काम करने वाले मजदूर के इलाज के दौरान मौत हो गई। कोलवासरी में ड्यूटी के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर नाराज परिजन ने धरना प्रदर्शन किया है, पर बीसीसीएल ने अब तक उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। इससे मजदूर संगठनों में गुस्सा भड़कता जा रहा है। माने किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीसीसीएल का वर्कर ही कोयला लाता है, मजदूर ही ज़्यादा काम करता है, माइंस में जाता है, ब्लास्टिंग झेलता है, डस्ट खाता है, सारा काम करके देश का सेवा करता है। देश में मजदूरों का योगदान है, उसके बाद में भी ये अभी तक पड़ा हुआ है। अब यहाँ पता चलता है कि वो यूनियन कराएगा, वो यूनियन कराएगा, वो यूनियन का। हम लोग को यूनियन से क्या मतलब है? कोई यूनियन काम करावे उसे कोई लेना देना है। हम लोग बीसीसीएल से मांग है कि हम लोग का जब तक यहाँ तत्काल नियोजन अभी नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग लास्ट नहीं उठने देंगे। ड्यूटी से जा रहे थे, उसी टाइम इनका तबीयत खराब हो गया था। फिर इनको हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती करवाया गया। उसी अथी में इनका डेथ हो गया। कहाँ बॉडी रखे? कल से। मतलब कितना घंटा हो गया? लगभग 24 घंटा। कोई बीसीसीएल वाला आया बात करने? नहीं। क्या मांग है आपका? नौकरी चाहिए मुझे। नौकरी चाहिए जी। तो कोई बीसीसीएल का अधिकारी आया बातचीत करने? अभी तक तो कोई नहीं मेरे सामने आया। तो कब तक इस तरह बॉडी रखिएगा? मेरा मांग पूरी हो जाए, उसके बाद हम। धनबाद बीसीसीएल प्रबंधन की संवेदनहीनता खुलकर सामने आई है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बॉडी है जिसे पिछले 24 घंटे से रखा गया है। मृतक अनिल चौहान मधुबनवासरी में काम करता था, जिसकी मृत्यु तबीयत बिगड़ने के बाद सेंट्रल अस्पताल में हो गई। मौत होने के बाद परिजन नियोजन की मांग को लेकर 14 नंबर हाजी घर के सामने 100 को लेकर पहुंचे, लेकिन बीसीसीएल पिछले 24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक नियोजन देने को लेकर कोई वार्ता नहीं की है। इसे लेकर परिजनों में भी आक्रोश है और यूनियन के सदस्यों में भी आक्रोश है। परिजनों की मांग है कि इन्हें तत्काल नियोजन दिया जाए, लेकिन बीसीसीएल इस पर आनाकानी कर रही है। वहीं कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि यूनियन और कुछ लोग इसमें आपसी रसाकसी कर रहे हैं, जिसके कारण नियोजन देने में कहीं न कहीं देरी हो रही है। अब देखना है कि बीसीसीएल की संवेदनहीनता कब खत्म होती है और परिजनों को न्याय कब मिलता है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। दुमका के ओडमो डहर टोला में चल रहे अवैध कोयला खान को एक बार फिर टास्क फोर्स ने ध्वस्त कर दिया है। डीएमओ कृष्ण किस्कू के नेतृत्व में 4 जेसीबी मशीन के जरिए अवैध खदान पर डोजरिंग की गई। डीएमओ ने कोयला माफिया पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कोयले का चालू किया गया है। उसी संदर्भ में हमारे पूरी खनन टास्क फोर्स की टीम जो है अंचल स्तर पे और जिला स्तर पे, तो हम लोग एक संयुक्त कार्रवाई करके हमने यहाँ जांच किया। तो यह जांच के क्रम में पाया गया है कि अभी मात्र 2 जो गोप है जिससे निकालने का प्रयास किया जा रहा था, उस पर हम लोग अभी गड्ढे को भरा जा रहा है ताकि पुनः इसको चालू नहीं किया जा सके। इस पर हम लोग सतत निगरानी बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इस क्षेत्र में पुनः कोयले का अवैध उत्खनन चालू ना हो। धनबाद के SNMMCH के इमरजेंसी वार्ड की हालत बद से बदतर होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। वार्ड में सीलिंग टूटकर नीचे गिरने से डॉक्टर के साथ साथ कर्मचारियों की भी समस्या बेहद बढ़ गई है। दरअसल सालों पुरानी सीलिंग को मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से भवन निर्माण विभाग जल्द से जल्द जर्जर सीलिंग की मरम्मत कराने की मांग की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आइए एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं।